नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में भारत की अपवाह प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे और स्टॉप यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे। टोटल यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 30 और सारे एमसीक्यू में है। आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तब जरूर देखिए। रिवर सिस्टम, जितने भी अपवाह या ड्रेनेज सिस्टम होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार नदियों से, रिवर से। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि हम लोग को अच्छा से रिवीजन और प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए हम लोग प्रश्न 1 देखते हैं। ये देखिए प्रश्न 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वह संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र जहाँ का पानी बहकर किसी एक मुख्य नदी में जमा होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है से अपवद्रोणी यानी ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। तो आपको बता दें कि देखिए, मान लीजिए कि एक रिवर है, इस तरह रिवर जा रहा है। अब दोनों साइड से इसके लेफ्ट और राइट यानी दाएं और बाएं से बहुत सारे इसमें ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ आके मिल रही। तो ये जो है ना नदी, ये नदी अब कहलाएगा आपका एक प्रकार का एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। ये आपका अपवद्रोणी यानी कि ड्रेनेज बेसिन या ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा। तो गंगा है, गंगा से बहुत सारे दोनों साइड से आके मिलते हैं। गंगा गंगोत्री से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। इसी प्रकार से एक होता है जल विभाजक। जल विभाजक को वाटर डिवाइड कहते हैं। ये क्या होता है आपको बता दें कि मान लीजिए कि यहाँ भी एक रिवर था, इधर भी रिवर था। अब यहाँ पे ना कोई थोड़ा सा ये पठार, माउंटेन, हिल, प्लेट्यू, पहाड़ी क्षेत्र आ गया। अब ये वाला पूरे नदी सिस्टम को जो है से इस नदी सिस्टम से ये पहाड़, माउंटेन, पर्वत जो है से अलग कर रहा है। तो ये बीच में ऊंचा हो गया और इन्हें दोनों अलग अलग हो गए। तो इसे जल विभाजक, वाटर डिवाइड कहते हैं, जो डिवाइड या इन्हें बांटने का काम करता है। व्रंश घाटी, रिफ्ट वैली क्या होता है? जैसे हम नर्मदा रिफ्ट घाटी व्रंश घाटी में बहती है और ताप्ती। तो आपको बता देते हैं कि क्या होता है। जैसे आप दक्षिण भारत पेनिनसुला इंडिया देखेंगे तो अमरकंटक, हिल, मैकाल पर्वत आप देखेंगे तो यहाँ से आपका नर्मदा निकलता है और पूरब से निकल के पश्चिम की ओर जाता है, यानी कि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट की ओर, और अरेबियन सी में यानी अरब सागर में जाके गिर जाता है और ये एस्चुरीज का निर्माण करता है। तो आप जानते हैं कि विंध्या श्रेणी है, इसी प्रकार से महाकाल पर्वत है। इसी प्रकार से यहाँ पे दो पर्वत है, यानी कि दो बड़े बड़े पर्वत, हिल, माउंटेन है, और इसी के खाई में, इसी के गहराई में, रिफ्ट में, घाटियों में बहती है नर्मदा नदी। इसका इसलिए इस प्रकार के नदी को भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहेंगे। तो भ्रंश घाटी कुछ नहीं, जो भूमि धंसा हो और ऊपर से दोनों साइड जो से इसके बगल बगल बहुत ज़्यादा पहाड़, पर्वत, प्लेट्यू रीजन हो। इस प्रकार से आपको जल सांभर यानी वाटर शेड एक प्रकार का वाटर शेड मैनेजमेंट होता है। ये वाटर को या सॉइल को बचाने का तरीका है, जहाँ पे वाटर का जमा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब सारे के सारे, आपको ये सब याद होना चाहिए। तो चलिए अब दो टर्म आपको और समझा देते हैं। जितने भी पश्चिमी घाट से निकल के, ये आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से निकल के जो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल में नदी गिरते हैं, जैसे में आपका कृष्णा है, महानदी है, कावेरी है, गोदावरी है। तो इस प्रकार सब ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। जबकि जो आपका नर्मदा है, ये अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरते हैं और एस्चुरीज का, ज्वार नद मुख का निर्माण करते हैं। तो ये वाला आपको मालूम होना चाहिए। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है आपका। फिलहाल यहाँ ड्रेनेज सिस्टम होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्षा के पानी को दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में बांटने वाली उचित रेखा या मोड या फिर मेड को क्या कहते हैं? तो यहाँ 2 का आपका आंसर सी होगा, जल संभर या जल विभाजक कहते हैं। तो वाटर, यहाँ पे वाटर डिवाइड आप कहेंगे या तो वाटर शेड कहेंगे। तो आपका राइट आंसर सी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा कि दो एकदम वर्षा के पानी को दो अलग, बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में बांटने वाली ऊंची रेखा या मोड़। हम आप ही जस्ट इसका चर्चा किए, तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट होगा। आधार तल का मतलब होता है सी लेवल। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है एक प्रमुख जल विभाजक का सबसे सटीक उदाहरण है? तो 3 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक जल विभाजक का काम करता है, यानी वाटर डिवाइड का काम करता है। अब कैसे करता है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये दक्षिण भारत है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पश्चिमी घाट दिखने को मिलेगा, जो सतत है, ऊंचा भी है और बहुत लॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हम डॉट डॉट बना रहे हैं, ये वाला जो है ये आपका जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जो नदियां आती है वो अरब सागर में जाके ऐसे ऐसे गिरती है या मिलती है, और ये पश्चिमी घाट के जो इस साइड से निकलता है वो बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट ऊंचा हो गया, पहाड़ और पर्वत का काम किया, तो ये नदियों को बांट दिया, दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो आप ये याद रखेंगे, 3 का आपका राइट आंसर सी होगा। पश्चिमी घाट को वेस्टर्न घाट कहते हैं। अब वेस्टर्न घाट, और देखिए वेस्टर्न घाट आपका जो है वेस्ट
की साइड है और ईस्टर्न घाट ईस्ट की साइड है। ईस्टर्न घाट जो है सतत नहीं है, मतलब वो रेगुलर नहीं है, और पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट रेगुलर है, ऊंचा भी है, ज़्यादा फैला भी है, ये कम है। इस प्रकार से याद रखेंगे। और दोनों आके कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी पर्वत पहाड़ पे मिलते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा था कि भारत में ऐसा कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है एक प्रमुख जल विभाजक का सबसे सटीक उदाहरण है, तो ये आपका पश्चिमी घाट होगा। अरावली अरावली पर्वत भारत की एक फॉल्ट माउंटेन है और एक ओल्ड माउंटेन है। ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत माना जाता है, जो कि राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक चला जाता है, इस तरह से। तो आप याद रखेंगे, लेकिन ये इरोड हो रहा है, धीरे धीरे इरोजन हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। और आपका पूर्वी घाट को हम आपको बता दिए और पश्चिमी घाट हम आपको बता दिए। गंगा का मैदान ऑलरेडी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, इंडो ब्रह्मा यानी कि शिवालिक नदी सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व यानी मायोसीन काल में असम से पंजाब तक बहने वाली देखिए विशाल नदी अंततः कहाँ गिरती थी। तो इस प्रकार से आपका 4 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, अरब सागर में। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर अरब सागर में हो जाएगा। आपको 2 फैक्ट याद रखना है कि भारत की नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और जो अरब सागर में गिरती है ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरीज का निर्माण करती है। तो कौन सा है बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, हम 2 आपको बताए हैं। देखिए, आपका महानदी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। ये सब आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कच्छ का रण है, ये तो आपका अलग नदी है। इसी प्रकार से हिंद महासागर भी दिया है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि प्लीस्टोसीन काल में हुई विवर्तनिकी हलचल यानी टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण प्राचीन इंडो ब्रह्मा नदी को 3 अलग नदी तंत्रों में विभाजित करने वाली भौगोलिक दीवार का नाम क्या है। तो 5 का आपका राइट आंसर भी होगा दिल्ली कटक। तो दिल्ली रीज का आप नाम याद रखिए। ये आपका जो है प्लीस्टोसीन काल में हुई थी टेक्टोनिक मूवमेंट। इसी के कारण क्या हुआ, इंडो ब्रह्मा नदी को 3 अलग नदी तंत्रों में विभाजित करने वाली जो दीवार है उसको बोलते हैं दिल्ली रीज। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राचीन इंडो ब्रह्मा नदी के महाविभाजन के बाद उसके सबसे पूर्वी हिस्से से किस नदी तंत्र का निर्माण हुआ है। तो 6 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करेंगे तो ये जो है भारत का, आप देखेंगे भारत मान लीजिए इस तरह से, इधर आपका भारत इंडिया हो गया। अब यहाँ पे ये जो है चीन के तिब्बत के मानसरोवर राक्षस ताल से निकलता है और ये जो है पश्चिम पूरब की ओर यानी पश्चिम से निकल के पूरब की ओर जाता है और यू टर्न यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करने से पहले यू टर्न गॉर्जेज का निर्माण करता है। यहाँ पे इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद असम में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा में असम कहलाता है, फिर ये गंगा में मिलता है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाता है और संयुक्त रूप से गंगा और आपका ब्रह्मपुत्रा दोनों जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये कैसे बना आपसे देखिए एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं कि इंडो ब्रह्मा नदी के महाविभाजन के बाद उसके सबसे पूर्वी हिस्से से किस नदी तंत्र का निर्माण हुआ, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हुआ। 6 का यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है 7 कि हिमालय की नदियों की तुलना ऊर्जा से भरे युवाओं से और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना शांत बुजुर्गों से करने का मुख्य भूवैज्ञानिक कारण क्या है। तो जो हिमालय की नदियां हैं उसे युवाओं एकदम यूथ नए लड़का के जैसा उसको कंपेयर करते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पेनिनसुला यानी कि दक्षिण भारत की नदियां जैसे में कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदियों को बोल रहा है कि इसको बुजुर्गों, शांत बुजुर्ग, एक ओल्ड पर्सन के जैसा उसको तुलना करते हैं। ऐसा क्या कारण है। तो 7 का बी हो जाएगा, चट्टानों की कठोरता और आधार तल यानी कि बेस लेवल की प्राप्ति। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी दक्षिण भारत की नदियाँ उम्र में पुरानी होने के बावजूद हिमालय की नदियाँ जितनी गहरी और खाइयाँ क्यों नहीं बना पाती है। 8 का आपका राइट आंसर ये होगा क्योंकि वे अत्यंत कठोर चट्टानों से बहती है और अपने आधार तल यानी समुद्र स्तर तक पहुँच चुकी है। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ये बरसाती है, ये जो है मौसम पर निर्भर रहता है, ये सूख जाती है, ये ज़्यादा डीपेस्ट भी नहीं है और ज़्यादा लॉन्ग ट्रेवल नहीं करता है। जबकि हिमालय नदियाँ जो होती है वो बरसाती नहीं, वो सालों भर उसमें पानी सदाबहार है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कुछ कुछ बरसात से तो वर्षा पानी मिल ही रहा है, हिमालय ग्लेशियर के पिघलने से भी मिल रहा है, जैसे में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज। इस प्रकार से इसी प्रकार से आपको ये भी याद रखना है कि वो बहुत बड़ी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये आपको ये सब कुछ फैक्ट जो है मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका
आपका क्या हो जाएगा, ए होगा, क्योंकि वे अत्यंत कठोर चट्टानों पर बहती है और अपने आधार तल समुद्र स्तर तक पहुंच चुकी है। आपको यहाँ पे दो बताते हैं। एक ऑक्सबो लेक क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई नदी है, लेकिन इस तरह से आप जा रहा था नदी और यू टर्न लिया और फिर जो है इस तरह लिया। इस प्रकार से नदी देखिए इधर से एंटर किया, फिर यहाँ पे एक यू टर्न बना लिया सर्कल टाइप से, और ये इस तरह से जा रहा है। तो इस प्रकार के झील को या फिर नदी तालाब को हम लोग, हालांकि रिवर को बोलेंगे ऑक्सबो। एक मिएंडर होता है। मिएंडर क्या होता है, यानी नदी ना जब वो प्लेन पहाड़ों से निकल के प्लेन मैदानी इलाका में आता है तो स्नेक का चाल इस तरह से वो बना लेती है, यानी कि कुछ इस तरह से जिगजैग रूप में, उसे मिएंडर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका तो ए होगा। अब चलिए कुछ और देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित किस प्रसिद्ध हिमनद यानी ग्लेशियर से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम ओरिजिन आपसे पूछा जा रहा है, ये तिब्बत के पठार से चाइना में होता है। ये किस ग्लेशियर हिमनद से होता है। तो 9 का आंसर डी होगा, सिंधी खम्भान यानी शेर का मुख से। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप याद रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि सिंधु नदी भारत में किन दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर एक संकरे और गले रास्ते से बहती है। आपका 10 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, लद्दाख और जास्कर। तो सिंधु नदी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे इंडस रिवर कहते हैं। ये चाइना के तिब्बत से निकलता है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलता है उसी के आसपास से। तो ये बोला किन दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच होकर एक संकरे और गहरे रास्ते से बहती है। तो लद्दाख और जास्कर। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंजाब के उपजाऊ मैदानों का निर्माण करने वाली 5 नदियां यानी पंचनद, 5 नदियां यानी पंचनद, इसलिए इसका नाम पड़ गया पंजाब। 5 नदियों के संगम के कारण 5 नदी पंजाब पड़ा और पंचनद का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम याद रखने की यहाँ पे तकनीक है। देखिए आपका ट्रिक बता रहे हैं हम आपको कि जल्दी चलो रोटी बना के समोसा लाओ में रोटी शब्द किस नदी को दर्शाती है। तो आपको बता दें कि 11 का यहाँ पे राइट आंसर आपका देखिए रोटी रावी। इसी प्रकार से सारे के सारे नदी के बारे में यहाँ पे दिया है। ये ट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, ये आपका क्रम है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल आपको ट्रिक के लिए हम आपको बता रहे थे। ये ट्रिक आप सुने भी होंगे, और नहीं भी सुने तो आप दूसरे वीडियो जब लाएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर करा देंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। उत्तराखंड के सतोपंथ, तो सतोपंथ हिमनद से निकलने वाली कौन सी प्रमुख जलधारा पंचप्रयाग के निर्माण की शुरुआत करती है। तो आपका 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अलकनंदा। तो अलकनंदा का यहाँ पे याद रखिए, उत्तराखंड के सतोपंथ हिमनद से निकलने वाली कौन सी प्रमुख जलधारा, तो अलकनंदा आप याद रखिए। और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से क्या बनता है, तो देवप्रयाग बनता है। ये देवप्रयाग के पास ही जो से मिलते हैं। किस स्थान पर गोमुख से आने वाली भागीरथी और अलकनंदा नदी का महामिलान होता है, जिसके बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपका 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, देवप्रयाग। यहाँ पे याद रखिए कि भागी का अलकनंदा से मिलन होगा, भागीरथी का अलकनंदा से मिलन होगा, तो ये देवप्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा समझिए एक लड़का है, भागीरथी एक लड़की है, दोनों का आपस में मिलन हुआ। ये समझिए कि दोनों का मिलन हुआ, ये देव का कृपा था, ये अब देव बन गए। तो देवप्रयाग के पास आप ट्रिक और निमोनिक बना के रखेंगे तो आपको जीवन भर और हर समय याद रह सकता है। तो भागीरथी भाग के अलकनंदा से देवप्रयाग गया और देवप्रयाग से शादी कर लिया, इस देवप्रयाग में शादी किया। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ इसे गंगा जो है कहते हैं। गंगा जो है पहाड़ी से निकल के मैदानी इलाका में जहाँ एंटर करता है उसे हम लोग उज्जैन कहते हैं। ये सब आपका जो है हरिद्वार आप याद रखिए, हरिद्वार वगैरह हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। कोसी नदी को बिहार का शोक मानवीय त्रासदी का कारण क्यों कहा जाता है। तो कोसी नेपाल के सप्तकोसी पर्वत से निकलता है, हिमालय से निकलता है कोसी नदी, और बंगाल में आता है। और बंगाल का शोक यानी सोरो बंगाल कहलाता है, यानी मानवीय त्रासदी का कारण। तो ये बहुत ज़्यादा बाढ़ फ्लड लाता है और जान माल की हानि होता है। 14 का आंसर आपका भी होगा। मैदानी इलाकों में भारी मात्रा में गाद मलबा जमा होने से नदी का रास्ता रुक जाता है और वह मार्ग बदल लेती है। तो ये लगभग 150 से 2 सालों में अपना मार्ग चेंज कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा विचलित भी होती है। चलिए नेक्स्ट है कि तिब्बत में सांगपो के नाम से जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के पास किस पर्वत से टकराकर एक तीखा और घुमावदार मोड़ यानी यू टर्न लेती है। तो आपका 15 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, नमचा बरवा। 7,782 मीटर इसका हाइट है नमचा बरवा, यहीं पे गॉर्जेज यू टर्न लेती है। और आपको बता दें कि तिब्बत में से सांगपो ब्रह्मपुत्र में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते हैं, ब्रह्मपुत्र असम में कहते हैं। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपको ये सब सारे के सारे याद रखना है। और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से इंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, और देखिए 16 क्या है
असम की समतल घाटी में स्थित दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप बनने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए ये माजुली द्वीप, इसे माजुली आइलैंड बोलेंगे। ये असम की समतल घाटी में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब रिवर आइलैंड, यानी कि रिवर में एक आइलैंड है, जबकि सी में, सागर में, समुंदर में होता है, लेकिन नदी पे द्वीप है। यह दुनिया का सबसे बड़ा है। ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी में बना है, समतल घाटी में। इसका कारण क्या आप जानते हैं? इसका कारण आपका है नदी की गति कम होने से गाद और अवसाद का भारी मात्रा में जमा होना, यानी उसमें कंकड़, मिट्टी, धूल कण जमा हो गए हैं। नदी की गति धीरे हो गया, मैदानी इलाका में आया तो वो धीरे हो गया प्लेन एरिया में आने से, तो गाद और अवसाद उसमें भारी मात्रा में जमा हुआ तो एक द्वीप बन गया। ये मतलब आइलैंड बन गया, समूह बन गया। अब इसी प्रकार से दक्षिण भारत की कौन सी नदी अपने विशाल आकार और ऐतिहासिक महत्व के कारण दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी दक्षिणी गंगा कहलाती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जिसे दक्षिणी गंगा कहते हैं? तो आपको बता दें कि 17 का राइट आंसर आपका सी होगा। यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगा। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। अपने विशाल आकार और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा नहीं, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा नदी नहीं कहेंगे, दक्षिण भारत की गंगा नदी नहीं कहेंगे, दक्षिण गंगा कहेंगे। ये आपका क्या होगा? गोदावरी होगा। ये बहुत बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और कंपेयर भी किया जाता है गंगा से। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ गर्मियों में सूख जाती है। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की, जैसे में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, फिर आपका जो है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब सूख जाती है। ये सब प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदी कहलाएगा। ये गर्मियों में सूख जाती है, लेकिन कावेरी नदी वर्ष भर पानी से भरी रहती है। यह 12 मासी है। क्यों है ऐसा? तो आप जानते हैं, इसका बी होगा। इसके ऊपरी हिस्से को दक्षिणी पश्चिम मानसून से तथा निचले हिस्से को उत्तर पूर्वी लौटते मानसून से पानी मिलता है, तो इसलिए इसको हमेशा पानी मिलते रहता है बारिश से, इसलिए आप बोल सकते हैं सालों भर पानी रहता है। दक्कन के पठार का सामान्य ढलान पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर होने के बावजूद नर्मदा और ताप्ती नदियां इसके विपरीत पश्चिम में अरब सागर की ओर क्यों बहती है? तो आप याद रखिए, दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की दो ऐसी नदी है जिसका नाम है एक नर्मदा और एक है ताप्ती। तापी भी कहते हैं। ये जो है मध्य प्रदेश का अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और ये पश्चिम की ओर चली जाती है पूरब से निकल के। तो वही आपसे बोल रहा है कि नर्मदा और ताप्ती ये जो है विपरीत पश्चिम में बहते हुए अरब सागर की ओर बहती है। तो ऐसा क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का। तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये पठार के ढलान को छोड़कर गहरी और सक्रिय भ्रंश घाटियाँ यानी रिफ्ट वैली के ढलानों का पालन करती है। तो यही इसका मेन रीज़न है। तो ये रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं, ये सब पूछा जाता है। और ज्वारनद मुख का निर्माण करता है, जिसको एस्चुरीज कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती यानी तापी नदियाँ समुद्र के मुहाने पर त्रिकोणीय डेल्टा बनाने के बजाय ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण क्यों करती है? तो यहाँ पे एस्चुरीज ज्वार नदमुख निर्माण करती है नर्मदा और ताप्ती। अरब सागर में गिरती है, ये मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि अरब सागर में तो, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में तो गिर नहीं रही है, इसलिए। तो आपका 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि वे संकरे और ढलान वाले रास्तों से अत्यंत तेज गति से आकर धीरे गहरे समुद्र में गिरती है, जिसमें मलबा जमा नहीं हो पाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन दिया बहुत अच्छे से। भारत की, देखिए आपसे पूछा रहा है, भारत का वह एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है और एक अर्धवृत्ता जैसा जो से आकार जो है यहाँ पे बनाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि कर्क रेखा जा रहा है, तो एक रिवर है, यू टर्न ऐसे आया, फिर यू टर्न ऐसे ले लिया। तो इस प्रकार से कर्क रेखा को बोला कि भारत का एकमात्र नदी है, रिवर है, जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है और अर्धवृत्ता यानी चंद्राकार टाइप से चंद्रमा का आकार बनाती है। तो 21 का आंसर सी हो जाएगा, माही नदी। माही नदी के बारे में आप जरूर याद रखिए। लूनी नदी एक जो है रेत रेगिस्तान डिजर्ट यानी कि आपका थर्ड डिजर्ट में बहने वाली एक प्रमुख नदी है राजस्थान की। लूनी नदी जो है कोई नदी या कोई सागर या समुद्र में नहीं गिरती है, ये अंततः बालुओं में ही समाप्त हो जाती है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान से निकलने वाली लूनी नदी किसी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है, कच्छ के रण के दलदल में विलीन हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहेंगे? इनलैंड ड्रेनेज। इसका आपका राइट आंसर 22 का हो जाएगा बी, अंत स्थलीय अफवाह। तो ये जो है आपका आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, जब मैदानी इलाकों में नदियाँ किसी पेड़ की मुख्य शाखाओं और टहनियों जैसी आकृति बनाकर बहती है, तो इस अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो आपका 23 का आंसर सी होगा, वृक्षाकार डेंट्रिट। तो यहाँ पे डेंट्रेटिक प्रतिरूप आप याद रखिए, आपका सी हो जाएगा।
अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ जो किसी साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह अलग अलग दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, किस प्रतिरूप का निर्माण करती है? तो आपका 24 का आंसर बी हो जाएगा आर्य यानी रेडियल प्रतिरूप। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पे अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन है? सोन नदी है, नर्मदा नदी है, ये सब कुछ प्रमुख नदी है। देखिए प्रकृति की वह आक्रामक प्रक्रिया जिसमें एक तीव्र ढलान वाली नदी शीर्षवर्ती अपरदन यानी हेडवार्ड एरोजन द्वारा दूसरी कम ढलान वाली नदियाँ की घाटी को काट कर उसका पूरा पानी अपने में मिला लेती है, ये क्या कहलाती है? तो आपका 25 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, नदी अपहरण यानी कि रिवर कैप्चर या रिवर पायरेसी कहलाता है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ जो हिमालय के जन्म से भी पहले से मौजूद थी और पहाड़ उठने के बावजूद उसे काटकर अपना पुराना रास्ता बनाए रखा, उन्हें क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि हिमालय के जन्म से पहले ये सब नदियाँ था, आज भी इसका मौजूद है और उससे पहले भी था। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदियाँ हैं। ये पहाड़ उठने के बावजूद उसे काट कर अपना पुराना रास्ता बनाए रखा और ये घाटी में यह जो है से रिफ्ट में बहती है। आपका 26 का यहाँ पे राइट आंसर भी होगा, पूर्ववर्ती नदियाँ यानी कि एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पूर्ववर्ती नदियाँ, और जो बाद में बना उसे अनुवर्ती नदियाँ कहेंगे। और जो नदियाँ पहले से था और वो पहाड़ पर्वत जब इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट बना, हिमालय बना, तो इसको कुछ नहीं कर पाया, इस प्रकार की नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाएगा। तो ये पूर्ववर्ती नदियाँ हो गया। अनुवर्तियाँ जो अभी नए नए बने हैं। देखिए आधुनिक भारत के निर्माण में नदियाँ पर बनाए गए बड़े बड़े बांधों को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है? तो आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहा? बड़े बड़े बांधों को जो आधुनिक भारत के निर्माण में नदियों पर बनाए गए हैं। 27 का आपका भी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये देश के फर्स्ट पीएम थे, आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में किस प्रमुख नदी पर बनाया गया है? 28 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर। ये सबसे बड़ा नदी है, नाम है टिहरी बांध। तो इसको टिहरी टी आप याद रखें, टी बहुत बड़ा है और ये कहाँ बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर बनाया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, सूखे क्षेत्रों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए भारत में शुरू की गई पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो सूखे क्षेत्रों में पानी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो ये वाला आपका जो हो जाएगा, ये भारत में शुरू की गई है, ये प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है। तो कौन सी है? 29 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, केन बेतवा जोड़ो लिंक परियोजना, मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए जो है चिता अभियान चलाया गया है, इसका विरोध भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है कि नदी जोड़ो परियोजना के आर्थिक लाभों के बावजूद भोपाल और पर्यावरणविदों के अनुसार इसका मुख्य दूरगामी नुकसान हो सकता है। 30 का आपका बी होगा, नदियों का प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है और वह वन क्षेत्र डूब सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉप 30 प्रश्नों हम लोग कंप्लीट किए हैं। ये आपका रिवर ड्रेनेज सिस्टम से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से नदी से पूछे जाते हैं। कुछ कुछ टर्मों को समझे, जैसे मेंडर क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, अनुवर्ती नदियाँ क्या होता है, इनलैंड रिवर किसे कहते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जल्द ही दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।